हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है भूकंप। आइए अर्थ की गड़बड़ हो गया, कोई बात चलते नहीं। रहे। हेलो गाइस, आप सबका फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है हमारे इवेंट में। और आज का हमारा टॉपिक है भूकंप यानी कि अर्थक्वेक। आइए उसके बारे में हम आज पढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भूकंप क्या होता है। टॉपिक हमारे ज्योग्राफी का जो भूगोल का है कि भूकंप है क्या चीज। इससे सभी लोग परिचित होंगे, कभी न कभी भूकंप का एहसास जरूर किया होगा। तो क्या है कि भूकंप होता क्या चीजें हैं, होती क्या है, क्यों होता है, किस प्रकार से भूकंप आता है, क्या कारण है इसके, आज इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले भूकंप समझ लेते हैं कि भूकंप क्या है। ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, इसमें मैंने बताया था कि लगातार हलचलें होती रहती हैं, जैसे गैसेस हो गई और भी कई चीजें होते हैं, प्लेट्स हो गए, कई प्लेट्स होती हैं। पृथ्वी क्या है कि अपने अक्ष पे लगातार क्या है, घूम रही है, अपने अक्ष पे घूम रही है। उसके साथ साथ में क्या है कि सूर्य के भी चक्कर लगाई जा रही है पृथ्वी। तो जिसके कारण क्या है कि अभी हम ही गोल गोल घूमेंगे तो हमारा भी जो भी चीजें खाएंगे, हमारे पेट में जो भी चीजें होंगी तो वो भी हिलेगी डुलेगी, चीजें होंगी, हमारा ब्लड भी हिलेगा, हर चीजें होंगी। दौड़िए तो देखिए कितनी देर से हमारा जो होता है ब्लड प्रेशर की तरफ बढ़ जाता है, तो उसमें क्या बोलते हैं कि हलचल सी उत्पन्न हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर लेते हैं कि जब हमारी पृथ्वी लगातार अपने अपने अक्ष में घूम रही है, घूर्णन कर रही है यानी कि, और साथ साथ में क्या कर रही है कि सूर्य के भी चक्कर लगा रही है, तो वो अपने घूम रही है, तो उसमें जो गतियां हो रही हैं उसके कारण से जो उसके अंदर चीजें हैं, पृथ्वी के अंदर जो प्लेट्स हैं, बहुत सारी प्लेट्स ऐसे ऐसे हैं, और कुछ ठोस रूप में प्लेट्स हैं, कुछ तरल है पृथ्वी में, कुछ गैसेस हैं। तो उसमें क्या है कि हलचल उत्पन्न होगी। तो कभी कभी क्या होगा कि वे आपस में टकरा जाएंगी। तो वो जब आपस में टकराती हैं तो उससे क्या होता है कि तरंगे उत्पन्न हो जाती है। पावर इतनी होती है कि उससे तरंगे उत्पन्न हो जाती है। जो तरंगे जो है निकल करके कहाँ पे पहुंच जाती है, यहाँ पर आती है, जिससे क्या होता है कि हलचल उत्पन्न हो जाना। तो फिर क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे आया, हलचल से उत्पन्न हुई, चीजें गिरने लगी, या फिर अब यहाँ पे चट्टाने जैसे आपस में टकरा गई, तो यहाँ पे क्या हुआ कि चट्टानों के टूट गई या फिर कुछ भी हो गया। तो उससे क्या हुआ कि जो भी इनमें हलचल उत्पन्न हुई तो उससे क्या हुआ कि यहाँ की चीजें जो है विनाशकारी हो जाएंगी, विनाश हो जाएगा। बिल्डिंग्स है, पेड़ पौधे हैं, बाकी चीजें हैं, हमारे पे पहाड़ है, इन सब में क्या है हलचल उत्पन्न होगी, तो चीजें जो है उसमें टूट फूट होगी। और क्या होगा कि पृथ्वी में कंपन उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण इसका नाम क्या दे दिया गया है कि भूकंप का नाम दे दिया गया है। तो ये कंपन भी जो पृथ्वी में उत्पन्न होता है ये भी कई प्रकार से होता है। कहीं कहीं पे क्या है कि कंपन अधिक तीव्र गति से होता है, कहीं कहीं पे मध्यम होता है, कहीं कहीं पे और भी तीव्र गति से होता है। मतलब स्पीड तो उसकी स्लो होती है, लेकिन वो क्या है कि विनाशकारी बहुत ज्यादा होता है। तो फिर क्या है कि इन चीजों को हम देखते हैं कि कितने पार्ट्स में बांटते हैं, कि भूकंप का जो अध्ययन करते हैं तो उसको हम कितने पार्ट्स में बांट करके जान सकते हैं कि कौन सा भूकंप कब किस टाइम पर आया है। तो सबसे पहले क्या है कि भूकंप के प्रकार देखेंगे, तो इसको हम लोगों ने 3 पार्ट्स में बांट दिया है। पहला आपका हो गया फर्स्ट प्राथमिक यानी कि प्राइमरी वेव्स हो गया, इसको पी और डब्ल्यू से भी इसका जो है संबोधित कर देते हैं। उसके बाद में सेकेंड है अनुप्रस्थ या द्वितीय तरंगे यानी कि सेकेंडरी वेव्स, और लास्ट आपका आता है धरातली तरंगे या फिर दीर्घ वाला। तो इसको क्या कहते हैं, लव वेव्स भी कहते हैं। अब इसके बारे में जानते हैं कि प्राथमिक तरंगे क्या हैं। सबसे पहले क्या है, प्राइमरी वेव्स में क्या चीजें होती हैं कि क्या है कि जैसे 3 पार्ट्स में बांट दिया है, तो इन तीनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो हम पहले चलते हैं प्राइमरी वेव्स पे। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये एक लंबवत तरीके से आती है। इसका वेव जो है एक जो इसका कंपन जो होता है वो लंबवत रूप में होता है या फिर संपीड़न तरीके से होता है। और क्या होता है कि इसकी जो गति होती है, इस वेव की जो भी इसका वो होती तरंगे होती हैं, जो कंपन यहाँ पे उत्पन्न हुआ, तरंगे आई, ऊपर तक पहुंची भूपटपट्टी तक, तो उसमें क्या बताया गया है कि सर्वाधिक जो है जितनी भी तरंगे बताई गई हैं, अनुप्रस्थ हो गई आपकी या फिर धरातली तरंगे हो गई, सबसे ज्यादा स्पीड में यही होता है प्राथमिक वेव में, 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड में होता है। तो सबसे ज्यादा इसी को फील किया जाता है। उसके बाद में क्या बताया जाता है कि ये सिस्मोग्राफ स्टेशन पर जो है सबसे पहले पहुंचती है। जाहिर हो जा रहा है जब इसकी स्पीड ही इतनी तेज है तो ये क्या होगा कि सिस्मोग्राफ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले पहुंच जाएगा। ये चीज आपको भी हर एक पॉइंट्स में समझ में आएंगी, समझनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि प्राइमरी वेव में क्या फर्क है, सेकेंडरी में क्या है और आपका एल वेव में क्या फर्क है। तो उसके
उसके बाद में क्या है कि इसे ये अनुदैर्घ्य तरंग भी इनको कहा जाता है, जिसके कारण जो क्या होता है कि ध्वनि तरंगों की भांति चलता है। अनुदैर्घ्य है तो ये क्या है कि एक ध्वनि तरंगों की भांति चलता है, स्पीड तेज है तो ध्वनि तरंग की स्पीड में ही चलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये क्या है कि ठोस, द्रव्य, गैस तीनों से होकर गुजरती है। अब ये चीज यहाँ पे समझने वाली है कि कौन सी ऐसी तरंग है, क्वेश्चन यही से निकलता है कि कौन सी ऐसी तरंग जो तीनों अवस्थाओं से होकर गुजरती है। तो आपकी ठोस, द्रव्य और गैसेस, इन तीनों में होकर के जो तरंगें गुजर रही हैं वो आपकी कौन सी हो गई, प्राथमिक वेव हो गई। क्वेश्चन एक यहाँ से हो गया, और लंबवत तरीके से कौन सी वेव चलती है यहाँ से क्वेश्चन निकल जाएगा, और अनुदैर्घ्य तरंगों के नाम से किस उसको पहचानते हैं, तब आपका प्राथमिक वेव आ जाएगा। इतनी चीज समझ में आ गई होगी प्राथमिक वेव की। अब आते हैं अनुप्रस्थ या द्वितीयक तरंगों की तरफ में। इसकी गति क्या है कि इससे स्लो होती है, 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। 4 से, थोड़ा मेरी स्पीड तेज है बोलने की, वो चीज मैं सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर लगता है आप लोगों को मैं तेज बोलती हूँ, बहुत स्पीड में बताती चली जाती हूँ और लय मेरी बहुत तेज चलती है, तो आप लोग जो भी समस्या है तो हमें बताइएगा जरूर, ताकि हम उसमें सुधार कर सके, आप लोग के अच्छे व्यूज मिले। आइए देखते हैं कि गति कितनी है इसकी, 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यहाँ पे क्या था कि 8 से 14 किलोमीटर हो गया आपका, तो इसकी स्पीड क्या है कि बहुत ज्यादा तेज है। तभी इसका जो है सबसे पहले कौन सी तरंग का फील होता है, इसी तरंग का, इसको जो है फील करते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड तेज है तो ये हर एक उसमें ठोस, द्रव्य में सबको पार करते हुए निकल जाती है, तो सबसे पहले इसी को फील करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये 4 से 6 किलोमीटर तक है, इसको सेकेंडरी वेव के नाम से जानते हैं, और इसको अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। यहाँ पे अनुदैर्घ्य हो गया, अनुप्रस्थ हो गया, यहीं पे ही पूछ लेते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगें कौन सी है और अनुदैर्घ्य तरंगें कौन सी हैं। ये कहाँ से होकर गुजरती है, केवल ठोस से होकर के गुजरती है। इसका एक मेन पॉइंट सबसे बड़ा यही है कि वो कौन सी तरंग है जो केवल ठोस से होकर गुजरती है। मतलब कि ये क्या है कि तरल जहां पर होती, तरलता होती, वहां पर ये गायब हो जाती है, यानी कि लुप्त हो जाती है। जिसके कारण क्या पता चलता है, एक चीज और पता चलती है कि अगर ये तरंगें तरल में नहीं पहुंच पाती हैं, तो यानी कि हमारा जो पृथ्वी का क्रोड है, जो क्रोड का क्षेत्र है, वो किस तरह का है, तरल है, ठोस नहीं है, वहां पे तरलता भरी हुई है। तो इसके ये पॉइंट जो है ठोस से होकर गुजरती है, और क्रोड से गुजरने के कारण ये लुप्त हो जाती है, क्योंकि वहां तक पहुंच नहीं पाती, वहां पर तरलता रहती है, यानी कि ठोस जो भी चट्टानें होंगी वहीं से होकर गुजरेगी। उसके बाद हम आते हैं धरातली तरंगे, फिर दीर्घ तरंगे। ये क्या है कि ये सबसे खतरनाक तरंग बोली गई है। क्यों? क्योंकि इनकी स्पीड जो है सबसे कम है। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई चीज है, मान लीजिए ग्लास रखा हुआ है, पानी का ग्लास है ये, और यहाँ पे एक रुमाल रखा हुआ है यहाँ पे, और ये टेबल पे रखा हुआ है। रुमाल को हम धीरे 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 खिसका रहे हैं, तो क्या होगा कि वो क्या होगा कि ये ग्लास आकर के धीमे धीमे इसके साथ भी खिसकता हुआ चला आएगा और नीचे की तरफ गिर जाएगा। और यही चीज कोई झटके से खींच लीजिए तो हो सकता है थोड़ा सा हिलेगा, में रखा रहेगा, हो सकता है ऐसे भी हो सकता है। तो क्या होगा कि ये धीमे धीमे से आती है, और ये क्या होता है कि पृथ्वी के अभिकेंद्र तक पहुंच जाती है, यानी कि ये हर जगह से होकर के ऐसे से जाकर के तरंगे गोल 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 होकर के अभिकेंद्र तक पहुंच जाती है। या ये सारी तरंगों में से जो है सबसे खतरनाक तरंग यही मानी गई है। तो जब ये पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा हानिकारक कौन सी तरंग है, तो आप लोग कौन सी लगाएंगे, धरातली तरंगे या फिर दीर्घ तरंगे। इसको लव वेव्स भी कहते हैं या फिर एल वेव के नाम से भी जानते हैं। और आपका सरफेस वेव तो लिखा ही है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को सबसे ज्यादा ये प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि ये अभी केंद्र से होकर के जाएगी और धीमे धीमे जाएगी, सबसे ज्यादा खतरनाक होगी। कहते हैं कि वो एक कहावत भी कही गई है कि एकदम से मार दो या फिर धीमे धीमे जहर दे करके मारो, वो ज्यादा खतरनाक होता है। एकदम से कत्ल कर दो ठीक है, कहते हैं कि एक्सीडेंट अगर हुआ है तुरंत मर जाओ, वो ठीक है ऑन द स्पॉट, लेकिन आप अगर हॉस्पिटल पहुंच गए, हाथ पैर टूट गए और आपकी सांसें भी कम चल रही हैं, तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। तो भाई तुरंत जो हो जाए तो हो जाए। पृथ्वी के ऊपरी भाग को प्रभावित करती है सबसे पहले, तो ये पॉइंट आता है। यहीं पे सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है, बिल्डिंग गिर जाती है, पेड़ पौधे गिर जाते हैं, बाकी पृथ्वी आपकी जो है वो क्या कहते हैं वो फट जाती है। सारी चीजें यहीं पर होती हैं। और क्या आएगा कि अभिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती हैं। मैंने बताया कि ये हर जगह से होते होते गोल गोल होते होते सब जगह पे यहाँ पर आकर के पहुंच जाती है, और इसका वेग सबसे कम है, यानी कि सबसे धीमा और सबसे खतरनाक होता है।
और उसके बाद में कहिए ठोस और तरल जो है उससे होकर के गुजरती हैं। तो इतनी चीज समझ में आ गई होगी। इस सबसे स्पीड में कौन सी चलेगी? प्राथमिक, प्राइमरी। उसके बाद में सबसे तेज कौन सी, सबसे खतरे की कौन सी आ जाएगी आपकी? एल्वेज। और क्या आ जाएगा कि तरल से न गुजरने वाली आपके अनुप्रस्थ तरंगे हो जाएंगी। इतनी चीजें उम्मीद करते हैं आप लोग की समझ में आई होंगी। इसके आगे अब हम और हैं कि अभी तक तो हमने पढ़ लिया भूकंप होता क्या है, भूकंप कितने प्रकार होती है, कितनी उनकी तरंगों को कितने पार्ट्स में बांटा गया, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। अब क्या है कि भूकंप अगर आता है उससे इतनी हलचल मचती है, इतना विनाशकारी होता है, इतनी चीजें जो है मतलब हम लोगों में हलचल से उत्पन्न कर देती है। जो भी चीजें होती हैं तो उनको जो है मापने के लिए, उनकी इकाई को मापने के लिए, उसको जानने के लिए कि कौन सी तरंग भूकंप जो आया है वो कितने उसमें आया है, कितनी स्पीड रही उसकी, या केंद्र क्या रहा, और कौन से यंत्र से माप सकते हैं, इन सब चीजों को जो है हम किन किन माध्यम से या किन किन यंत्रों से जानते हैं, तो उसकी जानकारी लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है? सिस्मोलॉजी। इसके माध्यम से क्या है कि भूकंप के विज्ञान का अध्ययन करते हैं। सिस्मोलॉजी यानी कि क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा कि भूकंप के विज्ञान के अध्ययन जो किया जाता है उसको कौन से एक ऐसा नाम दिया गया है जिससे कि जानते हैं, तो उसमें आपका आ जाएगा सिस्मोलॉजी। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके नाम लिख दिए जाते हैं। फिर आपका आ जाता है कि ये सिस्मोग्राफी। इससे क्या होता है कि भूकंपी तरंगों का मापन किया जाता है, जैसे अभी बता चुके हैं कि भूकंप में कौन सी तरंग आई है, प्राइमरी, सेकेंडरी, एल जो भी तरंग थी जो भूकंप आया है तो उसका किस प्रकार की, उसका रिसर्च करने के लिए जो है सिस्मोग्राफी का इस्तेमाल यूज किया जाता है तरंग का। उसके बाद आपका रिएक्टर स्केल आती है। इसके माध्यम से क्या करते हैं? तीव्रता या ऊर्जा की माप करते हैं, क्योंकि भूकंप तो आ गया लेकिन हमने उसको किस तरह से समझा कि उसकी तीव्रता के हिसाब से। जैसे स्पीड हमने बताई कि प्राइमरी कितनी रही, सेकेंडरी कितनी रही, और जो थर्ड वाली आपकी रही वो इतनी स्पीड में रही। स्पीड के माध्यम से हम पता कर पाएंगे कौन से भूकंप किस स्थान पर आया था। तो इनमें से क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं, इनके नाम दे देते हैं कि इसके माध्यम से क्या चीजें, क्या किसका मापन किया जाता है। अब क्या है, भूकंप के कारण क्या है, क्यों, किस वजह से भूकंप हमारे भूपटल पर आता है। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा ज्वालामुखी क्रिया के कारण। ज्वालामुखी से भी आप समझ रहे होंगे, इससे पहले मेरी वीडियो पड़ी हुई है कि ज्वालामुखी में क्या है कि एकदम से विस्फोट उत्पन्न होता है, तो इतना भयानक विस्फोट होता है, इतनी ऊर्जा होती है उसमें, इतनी मतलब ऊर्जा के साथ में, प्रेशर के साथ में चीजें बाहर निकलती हैं, तो आसपास का क्षेत्र क्या है वो हिल ही जाएगा। तो चट्टाने हैं, जो भी चीजें हैं, तो वो क्या होगा, उनमें आपस में क्या होगा कि हलचल उत्पन्न हो जाएगी। तो उनका जो आसपास का क्षेत्र है वो क्या होगा कि हलचल उत्पन्न होगी, कंपन होगा, तो वो भूकंप का ही रूप है कंपन जब होता है। उसके बाद क्या है, भ्रंशन एवं वलन में ये भी क्या होता है कि मान लीजिए चट्टाने हैं आपस में टकरा गई, तो उससे क्या होता है कि जब चट्टाने टकरा गई, आप ही समझ लीजिए कि क्या कहते हैं कि मान लीजिए जो दो चट्टाने ऐसे हैं आपस में, तो आपस में टकरा गई तो एक के ऊपर एक चली जाएगी, जिससे क्या होगा कि तरंगे लगातार चल रही हैं, हलचल चल रही है, तो यहाँ से ये तरंगे निकल के जाएंगी, बहुत तेज से जाएंगी, तो वही चीजें क्या है कि यहाँ पर आ जाएगा कि ये भी एक कारण है। फिर इंटरनल गैसेस, जैसे कि बता चुके पृथ्वी में बहुत सारी ऐसी गैसेस है जो क्या है कि बनती रहती हैं। ज्वालामुखी में भी जो भी चीजें बाहर आती है तो वो क्या है, गैस, सबसे ज्यादा तो गैसेस ही हैं, जो मैग्मा होता है, बाकी चट्टाने, उसके साथ में जो भी छोटी मोटी चीजें होती, टुकड़े होते हैं चट्टानों के, वो गैस किसके माध्यम से बाहर आता है, गैसेस के माध्यम से बाहर आएगा, तभी उसका प्रेशर ज्यादा होता है। तो उसके कारण भी जब गैसेस बाहर निकलती हैं, बहुत ज्यादा हो गई, तो उसका भी बाहर निकलने के लिए भी क्या होता है कि जब बाहर निकलेगी प्रेशर के साथ में, तो वो चट्टानों को डिस्टर्ब करेगी, जिससे क्या होगा कि उनमें हलचल होगी, वो आपस में हिलेंगी, टकराएंगी, भूकंप जो है हमारे भूपटल पर जो है आना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या है कि वाटर प्रेशर जो है, यानी कि जैसे कि वहां पर ले लीजिए कि समुद्रों में भी भूकंप आता है, ऐसा तो है नहीं कि उसको अलग अलग नाम दे देते हैं, सुनामी लहरें दे दिया, फिर तूफान दे दिया, जो समुद्र में होता है, तो उसका क्या हो जाएगा, सरफेस वाटर प्रेशर के माध्यम से भी वही चीज हो जाएगी, प्रेशर यानी कि दबाव हो गया, यहाँ पर भी हो गया प्रेशर के कारण, जो चट्टानें वहां पे होंगी, समुद्र में होती हैं, और भी चीजें होती है। देखिए समुद्र में सुनामी लहरें आ गई, और भी समुद्री तूफान आ जाता है, पहले से अनाउंस कर दिया जाता है समुद्री तूफान आने वाला है, तो भी एक भूकंप का ही रूप है कि उसमें भी काफी हानियां होती हैं, जो वहाँ के जीव हैं उनको भी काफी नुकसान उठाना पड़ता है, बाहर आ जाते हैं, धरातल पे आ जाते हैं, तो उनकी भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या है कि आता है आपका अर्थ क्रस्ट और कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि क्या है कि अर्थ क्रस्ट में भी वही चीजें आ जाएंगी कि क्या हो जाएगा, चट्टानों का ही आपस में
मतलब टकराव हो गया, या फिर क्या हुआ कि पृथ्वी का जो कि पृथ्वी जो है अपनी गति पे जो भी क्रियाएं कर रही है उसका भी क्या होगा कि आपस में टकराने की वजह से इसमें चीजें आ जाएंगी। उसके बाद आपका रोटेशन आ जाएगा। पृथ्वी जैसे परिभ्रमण कर रही है, अभी इससे पहले भी बताया कि परिभ्रमण कर रही है, लगातार वो अपने अक्ष पर गोल 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 घूम रही है, और उसका साथ में सूर्य का भी वो परिक्रमण कर रही है। तो क्या होगा कि वो अपने अक्ष पे घूम रही है लगातार, तो उसमें भी क्या है कि पावर है जो अपने अक्ष पे घूम रही है, तो उसमें के भी क्या चीजें होंगी कि कुछ चीजें बिगड़ेंगी, कुछ चीजें जो है बनेगी तो मुश्किल से ही है, लेकिन टुकड़े हुए, पहाड़ों का टूट जाना, या फिर और भी चीजें हो गया कि यहाँ से यहाँ चट्टानें टकरा गई, या फिर जैसे समुद्री धरातल हो गया, या फिर महाद्वीपीय धरातल हो गया, घूमने की वजह से, चक्कर लगाने की वजह से क्या होता है कि आपस में टकरा जाती है। जैसे कि आपका हिमालय ही है, हिमालय है, पहाड़ियां हैं, इन सब का विकास भी कैसे हुआ है, इन्हीं के कारण हुआ है, चट्टानों के आपस में टकराने के कारण ही हुआ है। तो रीजन क्या है, यही है। तो ये भी एक भूकंप आने का प्रमुख रीजन है। दूसरा क्या है, हम मानो क्या करते हैं, अभी जैसे युद्ध चल रहा है, क्या करते हैं कि युद्ध हो गया तो उसके ऊपर आइटम बम छोड़ दिया उसके देश के ऊपर, तो वो भी क्या है कि वो भी हलचल उत्पन्न करेगा वहां पे। छोड़ दिया आइटम बम जमीन में, हम लोग क्या करते हैं, सैनिक क्या करते हैं, आतंकवादी जमीन में गाड़ देते हैं, गए तो एकदम से बम फट गया तो क्या हुआ, वो भी भूकंप है, हलचल उत्पन्न हुई, काफी नुकसान हुआ। और प्लेटों का आपका टकराव, प्लेटों का टकराव बता चुके हैं कि दो प्लेटें हैं आपस में जो है टकरा जाती हैं, तो उससे भी क्या है कि भूकंप जो है आने की संभावना रहती ही है और भूकंप आता है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की बात समझ में आई होगी और ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, आप लोग हमें कमेंट करें और अपने व्यूज दें, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जो है अपने जो व्यूज हैं वो अच्छे से अच्छे बताएं हमें। थैंक यू, धन्यवाद।